नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 9 PM स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होने के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पर वाराणसी के जिला जज ने फैसला सुनाया था, जिसमें तहखाने का ताला खोलने और पूजा पाठ के आदेश दिए गए थे। और इसी के बाद से वहां पर हर रोज दिन में 5 बार आरती हो रही है। लेकिन इसी बीच यूपी के फर्रुखाबाद में ज्ञानवापी जैसा एक मामला कोर्ट पहुंच गया और इस याचिका में मकबरे में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। देखिए। सर्वे में सामने आए सबूत, बाबा के भक्त हुए अभिभूत। ज्ञानवापी में खुला तहखाना, आस्था का अद्भुत खजाना। यूपी में ज्ञानवापी पार्ट 2, शिव का साक्षात प्रमाण। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं ने कोर्ट के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू कर दिया। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने ज्ञान के आधार पर दावा करते रहे हैं, लेकिन अदालती लड़ाई और फैसले के बाद सब कुछ शाश्वत सत्य हो गया। 31 साल बाद ये तस्वीरें जिस शिवभक्त ने भी देखी, वो सत्यम शिवम सुंदरम बोल उठा। जब ज्ञानवापी व्यास तलगृह में हिंदू आस्था की अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई, पूजा पाठ और कथा निरंतर चल रहा है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, बाबा की नगरी बम बम से गूंज रही है, शंखनाद और घंटे घड़ियालों की गूंज से काशी भाव विभोर हो उठी। ज्ञानवापी में बाकी 2 तहखाने में एसआई सर्वे की मांग की जा रही है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। जहां हिंदू पक्ष ने और भी बेहतर साक्ष्य और प्रमाण के आधार को देखते हुए 2 बाकी तहखानों की एसआई सर्वे मांग को जरूरी बताया, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई। हालांकि जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मामले में 15 फरवरी की तारीख तय की है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक और ज्ञानवापी जैसा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ज्ञानवापी में तो एसआई सर्वे भी किया जा चुका है, लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद में यहां के रशीद खान के मकबरे को लेकर काफी समय से विवाद है। फर्रुखाबाद में ज्ञानवापी जैसा मामला कोर्ट पहुंचा। याचिका में मकबरे में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। प्राचीन रौजा वाले भवन को प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव शिव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। दावा किया गया कि 1649 ईस्वी से पहले इस स्थान पर एक विशाल शिवालय था। कोर्ट के आदेश के बाद अमीन कमीशन ने स्थल का निरीक्षण कर नक्शा बनाया। कोर्ट के आदेश के बाद मकबरे का अमीन सर्वे हो चुका है। अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। कई वर्ष पहले पुरातत्व विभाग की ओर से जीर्णोद्धार भी कराया गया था। को लेकर हमने एक याचिका डाली थी। किसको लेकर? रशीदाबाद गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर वहाँ पर था और मुगल शासन में इसको वहाँ पर मंदिर को तोड़कर और मंदिर के ऊपर, मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, केवल शिवलिंग को हटाकर वहाँ से तोड़ के फेंक दिया गया। अर्गे के ऊपर एक रशीद मियाँ है, उनकी कब्र बना दी गई। दावा किया जा रहा है कि नवाब रशीद मियाँ की मृत्यु के बाद इस शिवालय में उन्हें दफन किया गया और शिवलिंग के ऊपर कब्र बना दी गई। दावा है कि प्राचीन मंदिर के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किए गए, मगर जहां शिवलिंग स्थापित था वहां उसे तोड़कर कब्र बना दी गई। मुगलों ने मंदिर को मकबरा बना दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि रशीद खान का यह मकबरा मुगल हमलावरों ने एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाया। मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करते हुए हमेशा से ही मकबरे की बात कह रहा है। मामले को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया, मांग की थी कि मकबरे का सर्वे किया जाए। न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर अमीन सर्वे होने आया था कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ पर सब हिंदू चिन्ह नाग बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं
और अर्गा जो बना होता है शिवलिंग का, जो जल चढ़ाया जाता है बाहर जल निकलने का, वो अर्गा भी, उसकी प्रणाली भी दिखाई गई है। हमने सब वहाँ पर दिखाया है वहाँ पर, और सब वहाँ पे सर्वे होके गया है। याचिकाकर्ता प्रदीप सक्सेना ने मांग की है कि मकबरे की खुदाई कराकर सही वस्तु स्थिति का आकलन कर गंगेश्वर नाथ शिव मंदिर को सौंपा जाए। साथ ही मांग की गई कि इस स्थान पर पूजा करने दी जाए, धार्मिक क्रियाओं पर किसी तरह की रोक न लगे। कुछ दिन पहले ही ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पर वाराणसी जिला जज ने फैसला सुनाया था। फैसले में व्यास तहखाने का ताला खोलने और पूजा पाठ के आदेश दिए थे, जिसके बाद से वहां पर हर रोज दिन में 5 बार आरती हो रही है। तहखाना व्यास जी का है, उसमें रिसीवर जिलाधिकारी को बनाया जाए और पूजा पाठ, राग भोग वगैरह धार्मिक क्रियाओं को पुनः बहाल किया जाए। माननीय जिला कोर्ट द्वारा आदेश इस संदर्भ में आ चुके हैं। जिलाधिकारी ने 17 जनवरी के आदेश में जिलाधिकारी को रिसीवर जिला जज ने बना दिया है। वह 31 जनवरी के आदेश को जिला कोर्ट ने जो है जिलाधिकारी को पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं, राग भोग को कंप्लाइन करने का आदेश दे दिया, जिसमें कंप्लाइन भी जो जिलाधिकारी द्वारा किया जा चुका है। आज वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आज ज्ञानवापी में शुक्रवार को जुमे की दूसरी नमाज शांति के साथ पढ़ी गई। हल्द्वानी की घटना को देखते हुए सड़क पर आज भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। हालांकि पिछले बार की तुलना में इस बार जुमे पर न तो मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकान बंद थी और न ही कहीं विरोध के सुर और नारेबाजी सुनाई दी। फर्रुखाबाद से पुनीत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और पिछले 24 घंटे में पेटीएम को एक के बाद एक 3 जोरदार झटके लगे। ऐसे ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स जो पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते के जरिए क्लेम करेंगे तो उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को सर्कुलर जारी कर यह आदेश दिया कि 23 फरवरी 2024 से वैसे क्लेम को स्वीकार न करें जिनका बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ा है। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट, क्रेडिट्स और डिपॉजिट्स को बैन कर दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी से प्रभावी जमा स्वीकार करने और पेमेंट की प्रोसेस समेत सभी तरह की बैंकिंग सेवाओं को रोकने का निर्देश दिया था और इसी के बाद ईपीएफओ ने पेटीएम पेमेंट बैंक में रखे गए सब्सक्राइबर के ईपीएफ अकाउंट्स की जमा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ईपीएफओ ने 8 फरवरी को सभी फील्ड ऑफिसर्स को सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंक अकाउंट में ईपीएफ क्लेम के सेटलमेंट पर रोक लगा दी है। मतलब ये है कि ये फैसला 23 फरवरी से ही लागू होगा। 29 फरवरी के बाद कोई भी कस्टमर या ईपीएफओ से जुड़ा हुआ जो शख्स है वो पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर पाएगा, ना पेटीएम वॉलेट में टॉपअप कर सकेगा। कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बाकी है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगले एक हफ्ते में इस पूरे मामले में कस्टमर्स में फैले भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए आरबीआई FAQ जारी करेगा। ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिसर्स से इस बारे में जागरूकता अभियान भी चलाने के लिए कहा है। तो गुरुवार को पेटीएम की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल ही ईपीएफओ ने अपने बैंकिंग सेक्शन को पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट्स में ईपीएफ पेमेंट करने की अनुमति का निर्देश दिया था। पेटीएम पर आरोप है कि कंपनी बैंकिंग रेगुलेशंस को लेकर अनियमितता यानी कि गलत कदम उठा रही थी। वहीं आज पेटीएम के शेयर्स में जोरदार गिरावट भी दिखी है। शुक्रवार को शेयर बाजार 9:30 बजे खुला और पेटीएम शेयर्स में जोरदार गिरावट हुई। पेटीएम के शेयर 7.5% से दरअसल 7.52% गिरकर 413 रुपए 5 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में पेटीएम के शेयर में 17% से ज्यादा गिरावट देखी गई और 1 महीने के दौरान पेटीएम के शेयर लगभग 40% गिरे हैं। लगातार में ये गिरावट देखी जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियोकॉन लोन घोटाला मामला, जिसमें आरोपी आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर। सीबीआई आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 2 दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था, लेकिन अब मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीआई की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई भी करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को इस ग्राउंड पर जमानत दी थी कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करते वक्त कानून का ख्याल नहीं रखा। इसी के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कल मामले में सुनवाई होगी। सीबीआई ने मामले में कोचर के अलावा वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में उन्हें जमानत दे दी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग नियमों, आरबीआई गाइडलाइंस और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन किया। वीडियोकॉन समूह की अलग अलग कंपनीज को गलत तरीके से 3,250 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया था। ये पूरा मामला 26 अगस्त 2009 का था, जब आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए, 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 750 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया। ये फैसला बैंक के रेगुलेशन और पॉलिसीज के हिसाब से नहीं था और इसीलिए साल 2020 में ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति से करोड़ों रुपए के लोन और इससे जुड़े अन्य मामलों में पूछताछ की। बाद में इसी मामले में सीबीआई ने भी चंदा कोचर पर एफआईआर दर्ज की थी। मामले की तूल पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्णा ने मामले की जांच की। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जांच में चंदा कोचर दोषी पाई गई और इसी के बाद ईडी ने 2020 में चंदा कोचर, दीपक कोचर, उनकी कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा घोटाला क्या था, विस्तार से इसको समझाते हैं। दरअसल साल 2009 में चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी बन जाती है। इसी साल उन्होंने बतौर कमिटी हेड रहते हुए वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया और इसी दौरान चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन कंपनी के एमडी वेणुगोपाल धूत ने मिलकर एनयू पावर रिन्यूएबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू कर दी। बाद में वीडियोकॉन की तरफ से इस पावर रिन्यूएबल लिमिटेड नाम की कंपनी में 64 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। ये निवेश वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी सुप्रीम एनर्जी ने किया था और इस कंपनी के 99% से ज्यादा शेयर वेणुगोपाल धूत के पास ही थे। असली खेल होता है इसके बाद, जब साल 2009 में वेणुगोपाल धूत ने नुपावर रिन्यूएबल के सारे शेयर दीपक कोचर के नाम कर दिए। इस पूरी गतिविधि पर ईडी की नजर पड़ी और शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने मामले में जांच संभाला। सीबीआई के मुताबिक न्यू पावर रिन्यूएबल लिमिटेड को मिली 64 करोड़ रुपए कुछ और नहीं, वही रकम थी जो वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए के लोन के बदले दी गई थी। चंदा कोचर ने 1984 में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2009 में वो इस बैंक के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची, इसकी कमान संभाली। उस दौर में चंदा कोचर को भारत की सबसे पावरफुल बैंकर्स में से एक माना जाता था, लेकिन वीडियोकॉन लोन मामला सामने आने के बाद 2018 में उन्हें आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा देना पड़ा था और इस पूरे मामले को लेकर जो जमानत उनको मिली है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की जेलों से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्याय मित्र ने दावा किया कि यहाँ महिला कैदियां जो हैं वो गर्भवती हो रही हैं। बंगाल के सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारी को महिलाओं के इलाके में एंट्री बैन को लेकर सुझाव दिया गया है। न्याय मित्र तपस भंजाक की रिपोर्ट में महिला कैदियों के गर्भवती होने की बात है, लेकिन वो कब गर्भवती हुई इसका जिक्र नहीं है। उनके गर्भधारण की समय सीमा भी साफ नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि जेलों के अंदर 196 बच्चों के जन्म हुए हैं। बच्चों के जन्म भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी में हुए। इसे लेकर रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पहुंची। इस रिपोर्ट के बाद बंगाल में हड़कंप मच गया। महिला वार्ड्स में ओवर क्राउड की ओर इशारा किया गया। इसे लेकर रिपोर्ट में लिखा गया है कि दमदम केंद्रीय सुधार गृह के अंदर 400 महिला कैदी पाई गईं और 90 को ओवर क्राउड के कारण महिला सुधार गृह अलीपुर से ट्रांसफर किया गया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य भी शामिल थे। चीफ जस्टिस ने यह निर्देश दिया कि इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामला उनके समक्ष रखा जाए। चौंकाने वाला मामला जिसको लेकर लगातार सुर्खियां भी बनी और सवाल भी उठे कि क्या दरअसल जेल में ही ये महिला कैदी प्रेग्नेंट हुई और अगर ऐसा था तो किस वजह से हुआ, क्या वहां डिलीवरी के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर था।